आलोक जी के बच्चे स्वार्थी थे और उनकी नज़र आलोक जी की संपत्ति पर थी और वो माँ से कहते कि पिताजी को बोलो कि संपत्ति का बंटवारा कर दें। आलोक जी ने मना कर दिया तो बेटों ने गुस्से में आकर आलोक जी को मार मार कर उनकी टांगें तोड़ दी और माँ से बोले कि अब बंगला बेचकर पिताजी अपना इलाज करवा लें। कुछ महीने इलाज के बाद आलोक जी ने अपनी पत्नी को साथ लिया और विदेश चले गए तो बेटे बहुत खुश हुए और तुरंत पिताजी के घर पर कब्जा करने आए तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आलोक जी ने कांति देवी सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। घर में एक ही नौकरानी थी। उन्होंने उसे आवाज देकर चाय लाने को कहा, मगर नौकरानी किचन के अंदर गायब हो गई थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू ने उसे किसी और काम में लगा दिया था। कांति देवी ठंडी सांस लेकर रह गईं। लड़ाई झगड़ा तो उनके स्वभाव में था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा था। अभी वो अखबार पढ़ ही रही थी जब उन्हें अपने तीनों बेटे अपनी ओर आते दिखाई दिए। एक पल के लिए वो चौंक गईं। भगवान सब भला करे, ये तीनों इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? एक साथ बैठना तो सहन करते नहीं। आज ऐसी क्या खास बात है? कांति देवी को उन्हें इकट्ठे देखकर अच्छा भी लगा, मगर अंदर ही अंदर खतरे की घंटी भी बजती हुई महसूस हो रही थी। उनके तीनों बेटे बहुत ही झगड़ालू और बदतमीज थे। माँ बाप के साथ तो उनका व्यवहार खराब था ही, लेकिन एक दूसरे के साथ भी लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढा करते थे। इन तीनों की पत्नियां भी झगड़ा करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती थीं। घर हर समय मछली बाजार बना रहता था। ऐसे में जब वो तीनों कांति देवी के सामने आकर बैठे तो उनके चेहरे से ये लग रहा था कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी बात है जो वो करना चाहते हैं। क्या बात है अमित, तुम तीनों इकट्ठे आए हो, ठीक तो है? कांति देवी ने बात बनाते हुए पूछा, मगर अमित के माथे पर बल पड़ गए थे। आना ही पड़ गया माँ, अब मुझसे इस चिड़ियाघर में नहीं रहा जाता। मेरे 3 बच्चे हैं, आपने हमें 2 कमरे दे रखे हैं, लेकिन अब 2 में भी हमारा गुजारा नहीं होता। मुझे अलग घर चाहिए, अमित ने ठोस स्वर में कहा। और तभी छोटा नितिन बोला, भाई सही कह रहे हैं, मुझे भी अलग घर खरीदना है, उसके लिए हिस्सा चाहिए। यही हाल प्रशांत का भी है। उसने तीसरे भाई की ओर इशारा किया जो लालची नजरों से माँ की ओर देख रहा था। कांति देवी मुंह खोले इन तीनों की बात सुन रही थी। जब अमित आगे होकर बोला, माँ हम चाहते हैं कि आप पिताजी से कहें कि इस मकान को बेचकर हमें अपना अपना हिस्सा दे दें, ताकि हम जो चाहें वो कर सकें। और वैसे भी पिताजी ने अब तक ये मकान किसी के नाम नहीं किया है, बूढ़े हो गए हैं, मगर पैसे के लालच उनके अंदर से नहीं गया। ये भी नजर नहीं आता कि उनके बच्चों को रुपए की जरूरत है। अमित के स्वर में कठोरता उतर आई। कांति देवी ने एक ठंडी सांस ली। वो अपने पिताजी से अक्सर गुस्सा रहता था, मगर कांति देवी जानती थी कि आलोक जी कभी भी जायदाद का बंटवारा नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी जिंदगी विदेश में काम करके बस ये एक मकान ही तो बनाया था। ये शानदार मकान जो उनके अनुसार उनके बच्चों के लिए सुरक्षित छत थी, वो इसे अपने हाथों से कैसे बेच सकते थे? मगर कांति देवी ने उनसे वादा कर लिया कि आलोक जी से बात करेंगी। रात में जब आलोक जी वापस आए तो कांति देवी ने उन्हें अमित से हुई बात के बारे में बताया। आलोक जी के माथे पर बल पड़ गए। इस मकान को बेचकर अगर मैं 3 हिस्से करूंगा तो ये लोग कभी भी अपना अपना घर नहीं बना सकते। जमीन की कीमतें आसमानों पर है। अच्छा बना बनाया घर है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तुम बच्चों की ऐसी किसी बात पर कान न धरा करो। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया तो कांति देवी भी चुप हो गईं। लेकिन उन्हें ना जाने क्यों खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थीं। आज तीनों बेटों के माथे पर जो बल थे वो जानती थीं वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे। आलोक जी शादी के कुछ समय बाद ही साउथ अफ्रीका चले गए थे। वहां से वो हर महीने एक बड़ी पूंजी तो भेजते, मगर या तो वो घर के कामों में खर्च हो जाती या फिर उनके 3 कुंवारी बहनों का दहेज दहेज बनाने में। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कांति देवी ने उनकी तीनों बहनों की शानदार तरीके से शादी की। आलोक जी की साउथ अफ्रीका में काफी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण वो काम छोड़कर वापस आ गए। लेकिन तब तक उनके तीनों बच्चे जवान हो चुके थे और कांति देवी ने उनकी शादियां भी कर दी थी। कांति देवी ने आलोक जी के भेजे हुए पैसों से एक शानदार सा मकान बनवा लिया था। आलोक जी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो काम छोड़कर वापस इंडिया आ बसे। अब यहाँ वो एक वीजा कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। उन्हें अपने इस मकान से बेहद प्यार था। परदेश में की गई कमाई से बस यही चीज तो उनके हाथ में आई थी और वो इसे किसी सूरत खोना नहीं चाहते थे। उस दिन भी वो नाश्ते के लिए दूध और अंडे लेकर वापस आए तो मेन गेट से अंदर आने से पर एक छोटा सा गैराज था, जिसकी टाइलें काफी समय से उखड़ी हुई थी। आलोक जी अपने ही ध्यान में चलते हुए आ रहे थे। फर्श के टूटे हिस्से में उनका पांव फिसला और वो बुरी तरह से जमीन पर जा गिरे। बुढ़ापा और कमजोरी थी कि सीधा जमीन पर लगने से उनका एक दांत टूट गया और उनके मुंह से खून बहने लगा। तेज दर्द का एहसास हुआ तो उन्होंने कांति देवी को आवाज दे दी। वो अंदर कमरे में थी। बाहर निकलकर उन्होंने आलोक जी को जमीन पर पड़े देखा तो वो घबरा गईं। आलोक जी खुद बड़ी मुश्किल से उठ कर रहे थे। कांति देवी ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और उठाने की कोशिश करने लगी। साथ साथ ही वो ऊंची ऊंची आवाजें अपने तीनों बेटों को दे रही थी जो अंदर अपने अपने कमरों में थे। अमित, नितिन, प्रशांत, देखो तुम्हारे पिताजी नीचे गिर गए हैं, जल्दी आओ, इन्हें उठाओ। आलोक जी के घुटने पर भी काफी चोट आई थी। उनसे चलाना जा रहा था। कांति देवी ने बड़ी मुश्किल के उन्हें हिलाने डुलाने की, लेकिन वो उन्हें सहारा देकर चला भी ना सकी।
वो बार बार अपने तीनों बेटों को बुलाती रही मगर कोई भी बाहर निकलने पर तैयार न था। आलोक जी बहुत दर्द हो रहता। आखिर कांति देवी खुद ही उन्हें घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी और तभी सामने से अमित आ गया। क्या है माँ, क्यों शोर मचा रखा है? एक ही छुट्टी का दिन होता है, उसमें भी सोने नहीं देती आप? वो आंखें मसलते हुए गुस्से में से कह रहा था। जब कांति देवी ने कहा तुम्हारे पिताजी नीचे गिर गए हैं, मुझसे ये संभाले नहीं जा रहे हैं, जल्दी से आगे आओ, उन्हें अंदर कमरे में ले जाना है, कांति देवी ने कहा तो अमित ने उनके सहारे से खड़े जी को देखा। ठीक ठाक तो हैं बिल्कुल पिताजी, और वैसे भी पिताजी को मेरी क्या ज़रूरत है, ये अपने फैसले खुद करते हैं तो अपनी मदद भी खुद ही कर लिया करें। मुझे आप सोते से न उठाइएगा, गुस्से से कहता हुआ वो मुड़ा और दोबारा अपने कमरे में चला गया। कांति देवी हक्का बक्का उसे देखती रही। आलोक जी के दिल पर एक जोरदार चोट पड़ी थी मगर उन्होंने जताया नहीं और धीरे धीरे कदम उठाने लगे। हर कदम के साथ उनके होठों से एक सिसकी निकलती। खुद कांति देवी भी बड़ी शर्मिंदा सी हो रही थी मगर जैसे तैसे करके वो आलोक जी को अंदर कमरे में ले गई। उनके पाँव के अंगूठे से भी खून बह रहा था। कांति देवी ने कांपते हाथों से पैर की चोट पर मरहम पट्टी कर दी। घर में किसी को फर्क न पड़ा था कि आलोक जी को गिरने से चोट लगी है। हालांकि कांति देवी ने तीनों बेटों को बताया मगर सभी छुट्टी के दिन अपने प्लान बनाए हुए थे। प्रशांत अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना था, नितिन अपनी पत्नी को लेकर मायके जा रहा था और अमित तो पूरा दिन कमरे से ही बाहर न निकला। किसी को कोई फर्क न पड़ा। आलोक जी बुझे दिल के साथ अंदर ही लेटे रह गए। वो जानते थे जब से उन्होंने जायदाद के बंटवारे वाली बात से मना किया है, अब तीनों बेटे उनसे कतराने लगे हैं। रात तक उनकी चोट में ज्यादा दर्द हो गया। दर्द की तेजी से उनके होठों से हल्की हल्की कराह निकल रही थी तो कांति देवी किचन में चली आई। आलोक जी के लिए दूध में जरा सी हल्दी डालकर ले जाती हूँ, शायद उन्हें थोड़ा सा आराम आ जाए, उन्होंने धीरे से कहा। सामने छोटी बहू दूध के पतीले में से अपने बच्चों के लिए फीडर भर रही थी। बहू अपने पिताजी के लिए भी एक गिलास दूध दे दो, सुबह गिरने के कारण चोट लगी थी तो उन्हें दर्द हो रहा है, हल्दी दूध पियेंगे तो आराम आ जाएगा, कांति देवी ने कहा। तो छोटी बहू तड़क कर बोली, माँ जी अब आपको भी पता है दूध कितना महंगा आता है, मेरे बच्चे तो चलो छोटे हैं, दूध के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन अगर हम बड़ों को भी एक एक गिलास दूध देने लगेंगे तो फिर तो हो गया हमारा काम। पिताजी 1 रुपया तक न तो देने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कुछ घर में है वो चाहते हैं कि उनके ऊपर लगा दिया जाए। आप ऐसा करें, मेरे बच्चों को फीडर में से दूध निकालें और ले जाकर पिताजी को दे दें। वो फीडर वही स्लेब पर पटक कर तनफन करती खुद अंदर चली गई। कांति देवी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने आगे बढ़कर दूध का पतीला देखा, इसमें अच्छा खासा दूध रखा था। फिर न जाने क्यों उनकी बहू ने ये हरकत की थी, उन्हें शर्मिंदगी से होने लगी। कांपते हाथों से आधा गिलास दूध लेकर उसमें हल्दी डालकर वो कमरे में वापस आई तो आलोक जी यूं सो चुके थे। शायद उन्हें कमजोरी ज्यादा हो गई थी। कांति देवी के दिल को कुछ होने लगा। बाप और बेटों के बिगाड़ते हुए संबंध घर में अजीब सा तनाव पैदा कर रहे थे। अब तो उनकी बहुएं भी उनसे ठीक से बात नहीं करती थी। शायद वो सभी यही चाहते थे कि आलोक जी जायदाद का बंटवारा कर दें। कांति देवी ने सोचा कि वो एक बार फिर आलोक जी से बात करेंगी, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे बात करती वो घटना हो गई जिसने आलोक जी के परिवार को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन छुट्टी का दिन था। आलोक जी के पैर का घाव अब काफी ठीक हो गया था। वो लॉन्च में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे जब बड़ी बहू धुले हुए कपड़ों का ढेर बाल्टी में रखकर ऊपर जाने लगी। वो ये कपड़े छत पर तार पर फैलाना चाहती थी। अभी से छत पर गए 5 मिनट ही हुए थे कि छोटी बहू अपने कमरे से निकली। वो कपड़े अपने वॉशरूम में ही धोया करती थी, क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे तो बाकी घर के कपड़े धोने का बोझ उसने उठाने से साफ इनकार कर दिया था। कांति देवी अपने और आलोक जी के कपड़ों को खुद ही धोया करती थी। बाकी तीनों बहुएं भी अपने अपने काम खुद ही करती थी। छोटी बहू ने कपड़ों की बाल्टी उठाई छत पर जाने लगी। आलोक जी ने अखबार का कोना मोड़ कर देखा। उन्हें अंदाजा था कि अब छत पर से लड़ाई की आवाजें जरूर आएंगी और ऐसा ही हुआ। छोटी बहू को ऊपर गए अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि ऊपर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब तुम्हें पता था कि आज मैं कपड़े धो रही हूँ तो तुम अपने कपड़े धोकर ऊपर क्यों ले आई हो? पता तो है कि छत पर सिर्फ 2 तार ही बंधी हुई है, इन तारों पर मेरे धोए हुए कपड़े ही पूरे आ जाएंगे, अब तुम्हारे कपड़े कहाँ डालूं मैं? बड़ी बहू चिल्लाते हुए पूछ रही थी, जबकि छोटी बहू भी कौन सा कम थी। वो एकदम शोर मचाकर बोली, हाँ तो पूरे घर और उसकी हर चीज पर सिर्फ आपको और अमित भाई का ही तो अधिकार है, मैं और नितिन तो बिल्कुल फालतू है ना। मेरे बच्चों के कपड़े तो रोज धुलते हैं और मुझे उनको तार पर ही डालना होता है, इसलिए अब अपने कपड़े पीछे हटाएं और मेरी भी जगह बनाएं। वो लड़ने पर उतर आई थी। बड़ी बहू पीछे हटने को तैयार न थी। वैसे तो ये एक मामूली सी बात थी, लेकिन असलियत में दिलों में छुपा हुआ मैल और घुटन ऐसे ही मौकों पर निकला करती है। छोटी बहू और बड़ी बहू में लड़ाई इतनी बढ़ी कि नीचे से नितिन और अमित को भी ऊपर जाना पड़ा। दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के घर वालों को गालियां दे रहे थे। आलोक जी को भी परेशानी सी हुई। वो अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले आए जहाँ अजीब दृश्य था। बड़ी बहू चिल्लाते हुए नितिन और उसकी पत्नी पर बरस रही थी, जबकि नितिन भी हाथ उठाकर अमित को धमकियां दे रहा था। अपनी पत्नी को समझाइए, ये बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन अब ये मुझ पर भी आरोप लगा रही हैं
और आप बिल्कुल उल्लू बनकर साथ खड़े हैं, शर्म नहीं आती आपको? नितिन ने इतने गुस्से से बात की कि अमित गुस्से से लाल पीला हो गया। मैं अगर उल्लू हूं तो तू क्या है? सारा दिन पत्नी के घुटने से लगे अंदर कमरे में घुसा रहता है। घर का सौदा लाना हो, मोटर ठीक करवानी हो या बिजली का कोई भी काम करवाना हो, आवाजें दे देकर थक जाओ, लेकिन तू कमरे से नहीं निकलता। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो इस घर में बैठकर। भी चिल्ला रहा था। जवाब में नितिन भी लगातार उसे बातें सुना रहा था। नीचे से प्रशांत और उसकी पत्नी भी शोर सुनकर ऊपर चले आए थे। सिर्फ कांति देवी ही थी जिनसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं आया जा रहा था। वो नीचे आंगन में खड़ी ऊपर रेलिंग से नजर आता सारा दृश्य देख रही थी। उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या बात है बच्चों, क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? एक ही घर में रहते हो, अपनी भाभीियों से ऐसे बात कर रहे हो, भाई होते हुए एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आलोक जी ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा तो सब एकदम खामोश हुए। सबने मुड़कर आलोक जी को देखा और फिर उनकी तोपों का रुख आलोक जी की ओर हो गया। अगर हम जानवरों की तरह लड़ रहे हैं तो इसका कारण आप ही हैं। अगर आप हर माँ बाप की तरह समय पर इस मकान का बंटवारा करके हमारा हिस्सा दे दे तो हम सब अलग अलग घरों में रहें और सुकून की जिंदगी गुजारें। लेकिन आप नाक बनकर इस सारी जायदाद पर कब्जा किए बैठे हैं। आप तो चाहते हैं कि जो कुछ आपने बनाया है वो अपने साथ लेकर चिता में उतर जाए, चाहे आपके बच्चे सिसकते हुए मरते रहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फसाद की जड़ तो आप हैं। अमित आगे बढ़कर बोला था। नितिन और प्रशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। सारी जिंदगी विदेश में काम करके आखिर आपने बनाए है क्या? सिर्फ एक ही मकान बनाया और उसके ऊपर भी कब्जा किए बैठे हैं। लोगों के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक आप हैं। शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए? प्रशांत ने तो हद ही खत्म कर दी थी। आलोक जी का रंग लाल हुआ और उनका दिल बैठने लगा। वो ये सुनकर लड़खड़ा से गए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को मुझसे इस तरह की बात करते हुए। मैं सारी जिंदगी अगर विदेश में काम करता रहा हूँ तो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। ये मकान भी तुम लोगों का है, लेकिन मैं इसे बेचने नहीं दूंगा। इसे बेचकर तुम लोग अपने लिए एक एक कमरे का मकान भी नहीं बना सकते। सारा रुपया पैसा तुम लोगों की पत्नियां ही यूं ही उड़ा देंगी। जितनी ये फालतू खर्च करने वाली हैं, मैं इनके कारनामे देख चुका हूँ। आलोक जी की सहनशीलता खत्म हो गई थी। न चाहते हुए भी वो कुछ कठोर शब्द इस्तेमाल कर बैठे। अमित, प्रशांत, नितिन की आंखों में खून उतर आया। आज बाप ने पहली बार उनके ठीक सामने जायदाद को बेचने से मना किया था। आप जैसे बाप से यही उम्मीद है। हटे मेरे रास्ते से और मुझे नीचे जाने दें। अमित ने सामने से गुजरते हुए बाप को एक जोरदार धक्का दिया था। वो जवान था, ये भूल गया कि आलोक जी अब कमजोर हो चुके हैं। वो रेलिंग के पास खड़े थे। पैर में पहले से ही चोट लगी हुई थी। वह अपना संतुलन न रख सके और टूटी हुई रेलिंग से एक झटका खाकर नीचे गिरते चले गए। नीचे खड़ी कांति देवी गले से एक तेज चीख निकली। आलोक जी किसी तिनके की तरह जमीन पर आकर गिरे तो चटाक की आवाज आई। सब घर वाले एक पल के लिए सकते में आ गए। बहुएं भी लपक कर ऊपर से झांककर देखने लगी। नितिन और प्रशांत भी सकते में खड़े दूर से तमाशा देख रहे थे। कांति देवी के गले से एक चीख निकली और वो लपक कर आलोक जी के पास पहुंची। फटी फटी आंखों से जमीन पर चित लेटे वो आसमान को देख रहे थे। उनका पूरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। भगवान का करम था कि उन्हें सर पर चोट नहीं लगी थी। कांति देवी ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो आलोक जी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उनकी दोनों टांगे कई जगहों से टूट चुकी थी। कांति देवी का दिल चाह के वो फूट फूट कर रो दें। उनकी नकारा औलाद ने आखिरकार अपने बाप को जो नुकसान पहुंचाया था वो माफी के लायक नहीं था। अमित को एक पल के लिए भी पछतावा हुआ, लेकिन उसने अपना सिर झटक दिया। ऐसे बाप के साथ यही होना चाहिए। नफरत से सोचता हुआ वो घर से बाहर चला गया। नितिन और प्रशांत ने भी उनका साथ दिया। कांति देवी आंगन में आलोक जी को लिए बैठी रोती रही। दर्द के मारे आलोक जी के मुंह से कराहें निकल रही थीं। आखिर कांति देवी उठी और पड़ोस से राजेंद्र जी को बुलाकर ले आई। उनकी मदद से वो आलोक जी को अस्पताल में ले गईं। लेकिन उनकी दोनों टांगों पर बड़े बड़े प्लास्टर लग चुके थे। 3 महीने तक वो हिल भी नहीं सकते थे। दर्द और पीड़ा तो अलग थी, मगर बेटों के व्यवहार ने ज्यादा चोट लगाई थी। वो जितनी देर वहां रहे उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उनके ओठों पर तो जैसे चुप लग गई थी। कांति देवी उन्हें घर वापस लेकर आई तो घर में वीरानी और सन्नाटे का राज था। राजेंद्र जी ने ही आलोक जी को अंदर कमरे में लिटाया। खाली घर के सन्नाटे से कांति देवी परेशान हो रही थी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजे से अमित अंदर आता हुआ नजर आया। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और अंदर आकर अपने पिता से माफी मांगो। कांति देवी लपक कर अमित के पास गईं और उसका हाथ थामा, मगर उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। जो कुछ पिताजी के साथ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। बैठकर चाटे इस मकान को जिसके कारण आपने अपने बच्चों पर अत्याचार किया है। हम सब अपने अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर यहाँ से चले गए हैं। अंदर से बैग उठाते हुए उसने माँ को बताया था। कांति देवी घबरा कर रह गईं। इस घर को बेचें और अपना इलाज करवा लें। खबरदार जो मुझसे 1 रुपया भी मांगा। अमित ने उंगली उठाकर माँ को धमकी दी और बाहर निकलता चला गया।
कांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि अमित अपने ससुराल रहने के लिए चला गया है। नितिन और प्रशांत ने भी शायद यही किया था, क्योंकि उस दिन के बाद पलटकर कोई भी बेटा घर वापस न आया। कांति देवी उनकी याद में तड़पती रहती। आलोक जी भी खामोशी से आंसू बहाते रहते। उनका इलाज महंगा था। सरकारी अस्पताल वाले ज्यादा ध्यान न देते थे। जिस वीजा कंपनी में आलोक जी काम करते थे, उसके मालिक एक दिन आलोक जी को देखने आए। बातों के बीच वो बार बार नजर उठाकर दिलचस्पी से आलोक जी के मकान को देखने लगते। मकान तो बड़ा शानदार बनाया है आपने आलोक जी, तो फिर आप इतनी मामूली सी नौकरी क्यों करते हैं? उन्होंने पूछा तो आलोक जी बस मुस्कुरा कर रह गए। साउथ अफ्रीका में काम करके बस यही एक मकान बनाया था, इसके अलावा कुछ जमा न कर सका, इसलिए वापस आते ही वो मामूली नौकरी करनी पड़ी, उन्होंने बताया। तो वीजा कंपनी का मालिक झुककर कोई बात करने लगा। आलोक जी के माथे पर भी सोच की लकीरें बनने लगी थीं। कुछ देर वो बैठा रहा और जब उठकर जाने लगा तो उसने एक बड़ी रकम आलोक जी के हवाले कर दी। इलाज को लेकर वो पहले ही काफी परेशान थे, ये तो उनकी बड़ी मदद हो गई थी। आलोक जी के इलाज पर आने वाला सारा खर्च वीजा कंपनी के उस मालिक ने उठाया। 3 महीने के बाद उनके दोनों पैरों के प्लस्तर खुले तो चलने फिरने के काबिल हो गए। आलोक जी बहुत खुश थे। खुश शांति देवी भी थी। अमित, नितिन और प्रशांत को भी समाचार मिल चुका था, लेकिन उन्होंने आकर बाप को देखने की भी कोशिश ना की। एक दिन आलोक जी लाठी के सहारे से चलते वापस आए तो उन्होंने कांति देवी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। वीज़ा कंपनी के मालिक ने हमारे वीज़े लगा दिए हैं। पासपोर्ट तुम्हारा पहले ही बना हुआ था। अब हम वहीं रहेंगे जहाँ मैं पहले काम किया करता था। मेरी उस मालिक से बात हो गई है, हम दोनों के रहने की भी व्यवस्था हो गई है, आलोक जी ने कहा। तो कांति देवी पहले तो हैरान हुई, मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को इस तरह छोड़कर जाना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस उम्र में वो अपने पति का साथ भी नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने जल्दी से सामान बांधा और खामोशी से घर से निकल आए। लेकिन हमारे मकान का क्या होगा? कांति देवी ने पूछा। तो आलोक जी मुस्कुरा दिए। अमित, नितिन और प्रशांत जो काफी समय से उस पर नजर रखे हुए थे, उन्हें खबर मिल गई कि माँ बाप मकान छोड़कर साउथ अफ्रीका जा बसे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। तीनों अपने पत्नी बच्चों के लिए अगले ही दिन वापस आ गए। अच्छा हुआ खुद ही जान छोड़ दी माँ बाप ने। अब मैं इस मकान को बेचकर अपना बिजनेस करूंगा और एक शानदार मकान भी बनाऊंगा। अमित अंदाजे लगा रहा था। नितिन और प्रशांत भी दिल ही दिल में मकान की कीमत का अंदाजा लग कर रहे थे। आखिर हमारी तरकीब सफल रही। मुस्कुराते हुए तीनों यही सोच रहे थे कि अचानक खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। आप लोग कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हैं, अंदर चले आ रहे हैं? अमित ने गुस्से से पूछा। तो सामने से आते हुए लोगों ने माथे पर बल चढ़ा लिए। तमीज से बात करो, ये बात तो हमें आपसे करनी चाहिए कि घर हमारे मालिक का है, वो आज यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोग किस खुशी में यहाँ खड़े हैं? इतना सुनना था कि अमित, प्रशांत, नितिन के पैरों से जमीन निकल गई। क्या कहा? कौन सा मालिक? उन्होंने इतना पूछा, तभी वीजा कंपनी का मालिक खुले दरवाजे से अंदर आया। मैंने ये मकान आपके पिताजी से खरीद लिया था और उसके बदले में मैंने उन्हें इलाज के लिए रुपए दिए और साउथ अफ्रीका के वीज़े लगा दिए। अब वो वहाँ सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वहाँ उनका रहने और नौकरी की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। वीज़ा कंपनी का मालिक आराम से कहता हुआ अंदर आकर सोफे पर बैठ गया था, जबकि आलोक जी के बच्चों का ये हाल था कि काटो तो शरीर में खून नहीं। पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस मकान पर तो हमारा भी अधिकार है। अमित चिल्लाने लगा, लेकिन वीज़ा कंपनी का मालिक जोर से हंस दिया। अपने बेटे होने का कोई कर्तव्य तो आप लोगों ने निभाया नहीं, तो फिर अधिकार किस किस बात का? वो एक लंबा समय परदेश में काम करके आए थे। आप लोगों को चाहिए था कि उनका खर्च खुशी से उठाते, मगर आप लोगों ने न सिर्फ उनका दिल दुखाया, बल्कि जायदाद के लालच में उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। ये तो भगवान ने उन्हें बचा लिया। आज वो एक अच्छी जगह पर हैं और आप लोग अपने किए का फल सारा जीवन भुगतेंगे। वीज़ा कंपनी का मालिक आराम से कह रहा था। नितिन, अमित और प्रशांत के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये मकान भी अपना नहीं रहा था और रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। अमित को याद आया कि आज ही तो उसके साले ने उससे बाहर निकलने को कहा था कि उनके घर में रहने के लिए पहली ही जगह कम है। ऐसे में वो अपने पत्नी बच्चों को लेकर अपने घर चला जाए। वो और उसे अपने घर नहीं रख सकता। उसकी पत्नी भी नजरें चुरा रही थी। सिर्फ माँ बाप को सजा देने के लिए वो कुछ समय के लिए वहां गए थे, लेकिन पीछे तो सारा खेल ही उलट गया था। अमित के हाथ पैर फूलने लगे। यही हाल प्रशांत और नितिन का भी था, जो मुंह खोले वीजा कंपनी के मालिक की फैमिली को अंदर आते हुए देख रहे थे। वो कई लोग थे। साफ था कि वो इन तीनों को वहां बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। बच्चे रो रहे थे, खाना मांग रहे थे। बड़ी बहू को भी याद आया कि किस तरह आलोक जी और कांति देवी 2 रोटी के लिए तरसते थे, मगर वह एहसान करते हुए उन्हें 2 समय का खाना भी नहीं सही से ना दिया करती थी। आज उसके अपने बच्चे बेघर हो रहे थे। अब हम कहाँ रहेंगे? उसने धीमी सी अमित से पूछा। यही सवाल नितिन और प्रशांत की पत्नियां भी उनसे पूछ रही थीं, जिसका जवाब इन तीनों के पास नहीं था। अब आप लोग जा सकते हैं, नए मालिक ने बड़े आराम से कहा।
बेबसी भरे अंदाज में अमित ने अपनी पूरी फैमिली को देखा, जिन्हें लेकर अब वो रोड पर रहने पर मजबूर था। शाम तक न जाने वो कहाँ कहाँ भटकते रहे। बच्चे परेशान थे, पत्नियां अलग शर्मिंदा हो रही थीं। उन्हें रोड पर खड़े देखकर कुछ लोग बदमाश लड़के आवाजें लगाने लगते। अमित, प्रशांत और नितिन ने जैसे तैसे करके किराए के एक छोटे से मकान की व्यवस्था कर ली थी, जिसमें 2 कमरे और 2 ही वॉशरूम थे। इतनी बड़ी फैमिली अब इस छोटे से मकान में रहने पर मजबूर थी। अमित, प्रशांत और नितिन की आंखों में आंसू आने लगे। काश के पिताजी की मेहनत और उस घर की कदर कर लेते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अंदर घर में झगड़ा चल रहा था। 2 कमरों में 3 फैमिली कैसे रहेंगी, इस बात पर बहस हो रही थी। मगर अमित अपना सर पकड़े वहीं चौखट पर बैठता चला गया और उसे अपने पिता की मेहनत का असली अंदाजा अब हो रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।